और फिर उन्होंने प्रधान के पास गए उस लेटर को पढ़ाने के लिए, क्योंकि पढ़ना किसी को नहीं आता हमारे गांव में, लगभग आज भी नहीं आता पढ़ना। ये शादी तो हमें 30 के बाद करनी चाहिए, 35 में करनी चाहिए, 32 में करनी चाहिए, मतलब 30+ होने के बाद करनी चाहिए। अब एक टाइम पे सच में ऐसा डर लगता था कि कहीं किसी भी रीजन से अगर शादी नहीं होती है तो शायद हमें बहुत बड़ा झटका लग जाता बट है। इनके आने के बाद मैं गलत नहीं बोलूँगा, कभी हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी और कभी हमने सोचा भी नहीं कि आज नहीं यार हमें सैलरी का वेट करना पड़े या मंथ एंड का वेट करना पड़े, ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। इरिस्पेक्टिव ऑफ दहेज आप फोकस करिए लड़की पे, अगर लड़की में सारे गुण हैं तो दहेज की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप ही सब कुछ आ जाएगा। कराता है। हमने होली में जब फर्स्ट टाइम बात करी थी तो मम्मी ने बात कराई कि भाई होली है, तुम होली विश कर दो। तो इन्होंने, हालांकि बहुत ज़्यादा बात नहीं, मुश्किल से मैं 2-3 मिनट ही बात हुई थी, बट वो 2-3 मिनट में ना इतना अपनापन सा लगा, मतलब अंदर से ऐसा लगा जैसे कि इनके पापा हमेशा इनको बोलते थे कि ये मेरा टवेरा खड़ा है, कि मतलब मैं जहाँ भी शादी करूंगा दहेज में टवेरा तो मुझे मिलना ही मिलना है, इतना फिक्स है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। सो फ्रेंड्स, आपने हमेशा वीडियोस में मुझे पकड़ पकड़ करते हुए देखा होगा, तो आज की वीडियो में मैं कुछ नहीं बोलूंगी, सारा तो कुछ गाइज आपने मुझे देखा होगा हमेशा चुप रहते हुए, बट गाइज रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। एंड ये है कि वीडियोस जो होती हैं जो कि चलती हैं वहाँ पर हमें ज़्यादातर चुप ही रहना पड़ता है एंड इनको ज़्यादा बोलना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना कि वाइफ अपने हस्बैंड को हमेशा सताती रहती है, परेशान करती है और वही बोलती रहती है। तो आज ये रियलिटी बताएंगे, सबसे पहले तो ये सुन लीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं गाइज, जो भी चीज़ बोल रही है रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग दोनों लोग बहुत अच्छे से रहते हैं एंड खूब बातचीत करते हैं, खूब सारी बातचीत करते हैं। एंड रिसेंटली जो वीडियोस हमने बनाए थे उसमें कई लोगों के कमेंट्स आए थे कि आप लोगों की अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, तो उसके रिगार्डिंग हमने सोचा क्यों ना हम अपने पास्ट के जो लाइफ है, जो हमारी मैरिज कैसे हुई, ये सारे इंसिडेंट आपके साथ शेयर करें। सो आपके सामने हम लोग। सो फ्रेंड्स, मुझे 2 बार कमेंट आ चुका है। एक बार हमारे एक शॉर्ट पे कमेंट आया था ना कि आपकी exactly. लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज है, और अभी एक शॉर्ट मैंने भी रिसेंटली अपलोड किया था, तो उस पर कोई दीक्षित करके अकाउंट है उनका, मैं स्क्रीनशॉट आपको लगा दूंगी यहाँ पर बाद में। तो उन्होंने भी कमेंट किया था कि आपकी तो लव मैरिज ही है ना, ऐसा उन्हें लगता है। सो गाइज, आपको क्या लगता है, हमारी लव मैरिज है या फिर अरेंज है, या हमारी लव अरेंज दोनों है या प्रॉपर अरेंज है? खैर जो कुछ भी हो, हम सब कुछ एकदम सच सच बताएंगे, बिकॉज आपके अलावा हमारी पूरी फैमिली, बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स हैं जो वीडियोस को देखते हैं, तो हम कुछ भी झूठ नहीं बोलने वाले हैं। हम सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि हमारी लव मैरिज थी या फिर अरेंज मैरिज थी, तो पूरे स्टेप्स यहाँ पे क्लियर करेंगे और स्टार्टिंग आप करोगे। ऐसा है क्या? आज भी मैं बोलूँगी तो क्या फ़ायदा। ओके, बिल्कुल सही कहा। तो गाइज ये जो स्टोरी है, जो कहानी है, स्टार्ट होती है करीबन 2011 में, काफ़ी पुराना है, आपको भी लगता होगा पुराना जैसे, बट 2011 सुन के ही लग रहा है, oh my God। तो अराउंड 10 के अराउंड में जब ऑलमोस्ट 25-26 ईयर्स का था, देन आपको पता होता है कि उस टाइम पे मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, मैं आर्मी में था एंड आई वाज पोस्टेड इन मानसबल, जो कि फील्ड एरिया था। तो हमारे जो पेरेंट्स थे वो लड़की देखना उन्होंने शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे टाइम भी हो गया था काफ़ी। एंड सर्चिंग करते करते मतलब करते 10 साल पहले ये कह सकते हैं कि लड़का अगर 24-25 साल का हो गया तो बहुत बड़ा हो गया है ना, बहुत बड़ा हो गया। एंड गाइस उस टाइम पे 2011 की बात बता रहा हूँ, ये जो लव वाले जो सिस्टम थे एंड ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं चलती थी, अरेंज मैरिज पे ज़्यादा बिलीव था एंड अरेंज मैरिज ही चलती थी सबसे ज़्यादा। लेकिन फिर भी हम लोगों ने जो देखा, ये चीज़ ऑब्जर्व की कि करीबन 8 या 9 लड़कियां मुझे दिखाई गई जो कि मुझे पसंद नहीं आई, मैंने रिजेक्ट कर दी। देन उसके बाद में कुछ ऐसा एक इंसिडेंट हुआ जो कि मैं आपके साथ बताऊंगा आपको। सो फ्रेंड्स, हमारी जो मैरिज है ना वो बहुत ही स्पेशल है, मतलब बहुत ही इसकी जो कहानी है, क्योंकि हर शादी की एक प्यारी सी कहानी होती है, हर शादी में कुछ ना कुछ एक अनोखी स्टोरी होती है। और हर बार आपने देखा होगा अपने आसपास जितनी भी आपने शादियां देखी होगी, हर बार आपने देखा होगा कि ऐसा होता है ना कि अरे ये लग ही नहीं रहा था ये शादी होगी और कैसे होगी, या फिर यार ये रिश्ता बन कैसे गया। तो हमारी शादी जो है ना वो एक्चुअली बहुत ही स्पेशल तरीके से कनेक्शन बना है। और ये कहानी एक्चुअली 2011 से नहीं शुरू होती है, ये कहानी उसके पीछे से शुरू होती है, हमारे पापा लोगों के टाइम से। 1992 ओह माय गॉड, ये स्टार्ट होता है, ये सारी चीजें रिलेशंस। यस, यानी कि तब की बात है जब मेरे पापा और इनके पापा दोनों आर्मी में थे और दोनों एक साथ मेरठ में पोस्टेड थे ना। एंड दोनों आर्मी में थे एंड दोनों एक साथ रहते और बहुत ही जिगरी दोस्त थे। देन 1995 तक दोनों एक साथ रहे एंड उसके बाद में पोस्टेड आउट हो गए दूसरी जगह। एंड उसके बाद में ऑलमोस्ट उन दोनों के बीच में, मेरे फादर उनके फादर के बीच में कनेक्शन ब्रोक हो गया।
पता ही नहीं चला कि वो कहाँ है, मेरे पापा कहाँ है। हम लोग यहाँ कानपुर में आके सेटल हो गए और ये लोग किस्मत से प्रयागराज में आके सेटल हो गए। एंड ये चीज़ हमको नहीं पता थी क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल कम्युनिकेशन इतना था नहीं, 1995 की बात बता रहा हूँ मैं। एंड तो उस टाइम पे सिर्फ ओनली लेटर्स चलते थे। मेरे पापा हमेशा बताते थे, आपको पता है मेरा एक फ्रेंड है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है और उनके भी ना 3 बच्चे हैं। उस टाइम पे वो 3 बच्चे मुझे बोलते थे, उनके 3 बच्चे हैं और मेरे बहुत जिगरी यार हैं। और क्योंकि पंडित वाला कॉन्सेप्ट भी था तो इसलिए और ज्यादा घनी दोस्ती थी। उसके बाद कहानी कहाँ पर मुड़ती है। उस टाइम पे जो मेरे साथ सिचुएशन हो रही थी, मैं इतना ज़्यादा अपसेट हो गया था क्योंकि मेरे पास कई सारे रिश्ते आ रहे थे जो कि मैं रिजेक्ट करते जा रहा था। लगभग 8 या 9 रिश्ते थे जो कि मेरे पास आए थे प्रपोजल्स लड़कियों के, मैं रिजेक्ट कर रहा था क्योंकि मुझे उस टाइम पे मन ही नहीं था करने का मैरिज। ऑलमोस्ट मैं ये सोचा था कि क्यों ना और फर्दर बस यही रीजन था। लड़कियां पसंद थी आपको? नहीं, पसंद नहीं थी बिल्कुल। हाँ, तो पूरी बात बताओ ना, पूरी बात बोला जाए तो मेरा मन ही नहीं था उस टाइम पे मैरिज करने का। पापा और मम्मी बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे थे, बट मैंने बोला कि मैं कुछ बन जाऊंगा और अच्छा प्रमोशन। लड़कियां भी नहीं पसंद थी आपको? 8-10 लड़कियां पसंद भी नहीं आई थी? भी बोलो आप साथ में। बिल्कुल हाँ, ये भी चीज था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे हिसाब से नहीं है जो मुझे चाहिए था। जो चीज मैंने उनसे बात करके देखी तो मुझे नहीं लग रहा था ऐसा था। और दूसरी चीज मन में नहीं था। फ्रेंड्स पूरे 14 साल 14 इयर्स का गैप हुआ इस दोस्ती के बीच में। मेरे पापा और इनके पापा का ट्रांसफर अलग अलग हो गया था ना। तो मेरठ में वो लोग लास्ट एक साथ थे, उसके बाद फिर शायद आपके पापा बारामूला चले गए। और मेरे पापा पता नहीं, मेरे फादर की जो पोस्टिंग थी वो बारामूला में, क्योंकि फील्ड एरिया है, काफी ऑड एरिया था। और इनके फादर भी मेरे ख्याल से मेरठ के बाद कहीं और चले गए थे, सिकंदराबाद शायद गए थे। सिकंदराबाद गए थे। एंड उसके बाद ऑलमोस्ट कनेक्शन ब्रोक हो गया था। एंड इनके पापा कई बार लेटर्स भी लिखते थे, बट लेटर्स हमारे गाँव में जाते थे, जो कि कभी कभार जाते थे, कभी कभार नहीं जाते थे। जो होम टाउन का एड्रेस था। फिर यहाँ पे होता ये है कि 14 साल के बाद जब मैं बड़ी हो गई, जब मेरे घर वालों को लगा कि भाई अब मेरी शादी का टाइम आ गया और उन्होंने रिश्ते देखना शुरू किया, तो मैं सच बता रही हूँ ये मेरे लिए पहला और आखिरी रिश्ता है ना। मतलब मेरे पापा ने इस मामले में इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी। नहीं, सच में बहुत अच्छी थी। इनके मम्मी पापा को ज्यादा भटकना नहीं पड़ा। हाँ सीरियसली, मतलब मेरे पापा ने बोला कि मेरे एक फ्रेंड थे तिवारी जी, बहुत अच्छे दोस्त थे, जो मैंने बताया था, उनके भी 3 बच्चे थे और जो तीसरे नंबर वाला होगा ना वो बड़ा हो गया होगा। और आपकी ना मुझे पापा दिखाते थे छोटे पे की फोटो, एकदम जब ये छोटे से थे, मैं दिखा रही हूँ मतलब करीब 12-15 साल के रहे होंगे मुश्किल से। हम लोग की फोटो हम लोगों ने सारे एक साथ एक बार वैष्णो माता गए थे, इनके फादर और मेरे फादर एंड फैमिली। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या फोटो खिंचवाई थी वैष्णो माता में, एंड वो फोटो उनके पास भी कॉपी थी, हमारे पास भी थी कॉपी। हाँ, वही मुझे पापा दिखाते और बोलते ये देखो ये लड़का, ये पसंद है। तो मैंने कहा पापा इतनी सी फोटो में क्या देखूं, ये तो 12-15 साल का लड़का है। तो बोला बस यही लड़का मान लो आज 25 साल का हो गया होगा, क्या ही दिक्कत है। और मैं इनके फादर को जानता हूँ, फैमिली को जानता हूँ, फैमिली का पूरा बैकग्राउंड जानता हूँ, तो लड़का अच्छा ही होगा। तो फिर मेरी मम्मी ने कहा कि चलो ठीक है भाई, एक बार बात करके देखते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो। अब बात करने के लिए बात करें तो कैसे करें, क्योंकि उस टाइम पे 2010 चल रहा था। 10 में इतना ऑलमोस्ट आईटी रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, मोबाइल्स भी इतने ज्यादा नहीं थे, बिल्कुल नहीं, कीपैड वाले फोन्स थे। एंड नंबर जो थे इम्पॉसिबल थे, मतलब मिलना ही बहुत मुश्किल था नंबर्स उस टाइम पे। तो किसी तरीके से इनके फादर ने शायद मेरे पापा ने ना फिर बोला कि अच्छा मैं उनका एड्रेस ढूंढता हूँ। तो पापा का आर्मी वालों का बॉक्स होता है, तो पापा का भी ऐसे एक बॉक्स है जिसकी चाबी वो बहुत संभाल के रखते हैं। तो उन्होंने वो बॉक्स खोला, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। तो उसमें से ना एक वो निकला चिट्ठी, वो जिसे अंतरदेशी बोलते थे। अंतरदेशी पत्र। हाँ, एक अंतरदेशी निकली, वो ग्रीन कलर की नहीं ब्लू कलर की कुछ जो उन्होंने कभी भेजी थी। हाँ, जो कि मतलब कभी चिट्ठी का आदान प्रदान हुआ होगा। तो उसमें ना वो एड्रेस लिखा, तो पापा ने भेजने के लिए रखी थी, फिर भेजा नहीं था, कुछ ऐसा था। तो वो लेटर जो था वो करीब 15 साल पुराना था। मतलब पापा ने बहुत पहले चिट्ठी लिखी थी और फिर वो भेजा नहीं, मतलब हालचाल लेने के लिए लिखी, और फिर उसके बाद आर्मी वालों का जो भी शेड्यूल था, बिजी होते हैं वो, तो पापा भूल गए थे। वो चिट्ठी अचानक से उन्हें मिल गई और उसमें आपके गांव का पूरा एड्रेस लिखा हुआ था, पूरा लैंडमार्क वगैरह सब कुछ। एक टर्निंग पॉइंट था हमारी लाइफ का, वो एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जिस टाइम पे पापा ने ये सोचा कि चलो अब इस लेटर को एक बार भेज के देखते हैं। हाँ, तो पापा ने उस पर देखा और वो ना आधे से ज्यादा पता उस पर जंग लग गई थी, क्योंकि बॉक्स में वो सबसे नीचे था। तो आधे से ज्यादा उस पर जंग लग गई थी, वो पूरा ऐसे घिस भी गया था। तो पापा ने बोला, कहते ये देखो बेटा तुम्हें पढ़ने में आ रहा है इस पे क्या एड्रेस लिखा है। तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, मैंने कहा मेरे तो समझ नहीं आ रहा। तो पापा ने कहा कोई नहीं, तुम थोड़ा सा बताओ मैं समझ जाऊंगा। तो मैंने ऐसे पढ़ा, मैंने कहा पता नहीं किसकी इतनी पुरानी चिट्ठी है, कहाँ पापा चिट्ठी भेजने के चक्कर में पड़े हुए हैं। लेकिन पापा ने हार नहीं मानी, उन्होंने पूरा एड्रेस थोड़ा सा कुछ ध्यान लगाया, कुछ चीज़ें उसमें से देखी और फाइनली उन्हें मिल गया। फिर मेरे पापा ने स्पीड पोस्ट करी थी आपके गाँव में।
तो उन्होंने स्पीड पोस्ट किया, और स्पीड पोस्ट किया तो ट्रैकिंग होती है, दैट्स वाई एनी हाउ वहाँ पर गांव में उनको देना ही पड़ा डाकिया को। नहीं तो उससे पहले जो अंतर्देशीय पत्र थे वो आधे तो गायब हो जाते थे। इंडिया पोस्ट की बहुत बुरी हालत थी गाइस उस टाइम पे। देन आज तो ट्रैकिंग सिस्टम भी आ गया, तो स्पीड पोस्ट करने की वजह से वो गाँव में हमारे जो चाचा जी वहाँ पर रहते, पापा तो नहीं रहते, हम लोग कानपुर में रहते हैं, तो चाचा जी को मिला वो लेटर। उन्होंने हमको फ़ोन किया कि ऐसे करके आपका एक लेटर आया हुआ है, और फिर उन्होंने प्रधान के पास गए उस लेटर को पढ़ाने के लिए, क्योंकि पढ़ना किसी को नहीं आता हमारे गांव में, लगभग आज भी नहीं आता पढ़ना। देन उस टाइम पे वो प्रधान के पास गए, बोला लेटर से आप एक बार पढ़ो, और उसमें सारी चीज़ें बताई, उसमें एक फ़ोन नंबर भी था दिया हुआ। एंड देन जब वो फ़ोन नंबर मिला मेरे पापा ने फिर बात किया, तो जिस टाइम पे बात किया तो उनके फेस के जो एक्सप्रेशन मुझे दिख रहे थे, इतनी ज़्यादा खुशी थी, जैसे वो नहीं तो कुंभ के मेले में जब दो भाई बिछड़ जाते हैं एंड अचानक से वो अगर मिल जाते हैं, तो सेम वही फेशियल मेरे पापा भी घर के आंगन से बात कर रहे थे वहां पे, और ऐसे जम कर रहे, ओहो तिवारी जी कैसे हो, हा हा, इतनी जोर जोर से दोनों लोग हंस रहे थे। तो मतलब हम लोग उसे ना भरत मिलाप कहते हैं एक्चुअली में, कि वो 14 साल बाद वाला जो राम जी का मिलाप हुआ था ना, सेम कुछ वैसा ही। तो इन लोगों का जो मिलाप हुआ भाई, इन लोगों ने खूब सारी फिर बातें करी, बहुत खुश हुए पापा, तो बहुत खुश थे सच में। और मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा यार इन लोगों की चिट्ठी भी पहुंच गई, बातचीत भी हो गई, मतलब मानना पड़ेगा इनकी दोस्ती को। उसके बाद पापा ने ऐसे ही पूछा था आपके पापा को, बोला कि पंडित जी कितने बच्चों की शादी हो गई? तो उन्होंने कहा कि 2 की हो गई और तीसरे के लिए ढूंढ रहे हैं। बोला अच्छा, तीसरा कितना बड़ा हो गया, उम्र बताइए पहले तो। उन्होंने कहा यही कहीं 24-25 साल का। बोला अरे वाह, फिर क्यों भटक रहे हो, हम भी अपनी बिटिया के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। बोला बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने बोला कि हम भी ढूंढ रहे हैं। तो आपके पापा ने पूछा था कि अच्छा बिटिया कितने साल की? तो पापा ने कहा 21 साल की। बोला बस हम भी ऐसे ही चाह रहे थे, हम तो बस 21-22 से ऊपर तो हम भी नहीं सोच रहे थे। अब मेरे ना दुख हो रही है यार, इन लोगों की तो चिट्ठी भी मिल गई, बातचीत भी शुरू हो गई, समझ ही नहीं आ रही, इतनी तेजी से बात बढ़ रही थी। सबसे बड़ा जो सवाल था उस टाइम पे यही था कि लड़की कैसी होगी, और इनके मन में सवाल था कि लड़का कैसा होगा, मेरे हिसाब से कॉम्पिटेबल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर था, एक तो फ्रेंडशिप का, ऊपर से इतने सालों बाद मिले, तो हम लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। जैसे अपनी इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर प्रेशर होता है जब वर्ल्ड कप में, जैसा आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हुआ था, उससे 2 गुना ज़्यादा उस टाइम पे हम लोग को प्रेशर था। हाँ कि भाई इतने सालों बाद हम लोग मिले, ऐसा ना हो कि तुम लोग मना कर दो और ये रिश्ता ही ना हो, एंड दोस्ती फिर से खत्म हो जाए हमारी या खराब हो जाए। बहुत ज़्यादा प्रेशर था गाइस उस टाइम पे। लेकिन ये था कि हाँ प्रेशर भी था। फिर आपके पापा लोग आए थे घर, उन्होंने बोला कि पहले हम लड़की देखेंगे। सो फ्रेंड्स, इनके पापा को ऐसा लग रहा था कि क्योंकि उन्होंने मुझसे पहले बहुत सारी लड़कियां मना की थी, 6-7-8 लड़कियां मना की थी, तो इनके पापा को ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये वाली लड़की मना कर दे और फिर हमारी दोस्ती खराब हो जाए। क्योंकि एक बहुत बड़ा जो इशू आता था वो आता था इनकी हाइट का भी, क्योंकि इनकी हाइट जो है वो 6.2 है ना आपके? 6.1। अच्छा हाँ, तो ना इनके आपके पापा हमेशा यही बोलते लड़का 6 फीट 2 इंच का है, 6 फीट 2 इंच का है। तो उन्होंने मेरे पापा से बोला, और मैं इत्तेफाक से अपने परिवार की सबसे लंबी लड़की में आती हूँ मेरे घर में। मत पूछिएगा। ये मत पूछेगा मतलब क्या होता है, आजकल की लड़कियों की जैसी ही हो मतलब। हाँ, मुझे तो अपने कानपुर प्रयागराज में सही बता रही हूँ, मेरे अपने हाइट की लड़कियां बहुत कम मिलती थी। वो बात अलग है, मेरे यहाँ जो बहुएं आई हैं दोनों, वो अच्छी हाइट वाली हैं। ओ माऊ, तो मतलब मेरे पापा को लगता था कि मैं अपने घर की सबसे लंबी लड़की में से। तो पापा ने कहा ऐसा है, अगर आपका लड़का 20 है ना तो हमारी लड़की 21 पड़ेगी हाइट के मामले में, ऐसा कुछ नहीं कि कोई कम ज्यादा होगा। तो आपके पापा ने कहा अच्छा ठीक है चलते हैं, पहले देख ही लेते हैं भाई, लड़की हम देखेंगे, हम सेटिस्फाई हो गए तो फिर उसके बाद हम जो है लड़के को दिखाएंगे। एक मुझे जो बहुत अच्छी बात इनके बारे में लगती है कि इनके पापा ने भी बोला था, इनको पहले बोलते थे जब इनकी जॉब लग गई तो आर्मी में जॉब लग जाना या गवर्नमेंट जॉब लग जाना, तो क्या होता है ना कि मम्मी पापा लोग चौड़े हो जाते हैं कि हमारा बेटा तो सरकारी हो गया। तो इनके पापा हमेशा इनको बोलते थे कि ये मेरा टवेरा खड़ा है, कि मतलब मैं जहाँ भी शादी करूँगा दहेज में टवेरा तो मुझे मिलना ही मिलना है, इतना फिक्स है। पर ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि इनकी कोई डिमांड नहीं थी, और मेरी शादी कभी मतलब कोई भी शादी की कोई भी चीज़, जितने भी सामान मेरे पापा ने दिया, सारा सामान मेरे पापा ने, बट कुछ भी ऑन डिमांड नहीं था। जो भी उन्होंने दिया अपनी इच्छानुसार दिया, अपनी मर्जी से दिया है, और जो वो दे सकते थे उतना ही उन्होंने दिया। उन्हें किसी तरह से इन्होंने या इनकी फैमिली ने परेशान नहीं किया कि नहीं आपको ये देना ही है। हो सकता है ये बहुत कुछ डिजर्व करते थे, लेकिन माता रानी की कृपा है कि आज हमारे पास सब कुछ है। वो हर चीज़ जो भी ये सोच लेते हैं जिस चीज़ के बारे में, वो हमारे घर आ जाती है। और दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है गाइज, दहेज जो चीज़ होती है वो आज है कल नहीं है, लेकिन जिस लड़की से आपने एक बार शादी की वो आपके साथ लाइफ टाइम है। तो
इरिस्पेक्टिव ऑफ दहेज आप फोकस करिए लड़की पे। अगर लड़की में सारे गुण हैं तो दहेज की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप ही सब कुछ आ जाएगा। हाँ, अगर आप एक अच्छे कपल हो, आपको अच्छे से खर्चा करना आता है, ज़िंदगी को जीना आता है, आप एक दूसरे को कोऑपरेट करते हो, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। आप गृहस्थी का एक-एक सामान खरीद सकते हो, अच्छे से पैसे जोड़ सकते हो और फ्यूचर की भी प्रॉपर प्लानिंग कर सकते यस, हो। बिल्कुल। बस आप दोनों में ना प्यार होना चाहिए, बहुत सारा प्यार होना बस वो चाहिए। कहते हैं ना कि लड़की क्या होती है, लक्ष्मी का रूप होती है। तो ये चीज़ तो मेरे साथ भी एकदम फैक्चुअल थी। सही बता रहा हूँ गाइस, जिस टाइम से मतलब शादी से पहले की बात बता रहा हूँ मैं, मेरे पास पैसा रुकता नहीं था। मतलब कहीं ना कहीं खर्च हो जाना, ये हो जाना, वो हो जाना। बट इनके आने के बाद मैं गलत नहीं बोलूँगा, कभी हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी और कभी हमने सोचा भी नहीं कि आज नहीं यार हमें सैलरी का वेट करना पड़े या मंथ एंड का वेट करना पड़े। ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। वो चीज़ नहीं होती कि हमें भगवान का शुक्र करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए कि हम उनमें से हैं, कि हम देने वालों में से हैं, लेने वालों में से नहीं है। यस। तो उसके लिए ऊपर वाले को बहुत बहुत धन्यवाद है जो उसने ऐसा बनाया। खैर, हमारा टॉपिक लव मैरिज अरेंज मैरिज का था और हम कहीं और चले गए। सो गाइज, यहाँ पर फिर इनके पापा ने मतलब ये डाल दिया सारा कुछ इनके ऊपर। उनके देखने के 3 महीने बाद ये देखने आए कि अब इन्होंने देखना है और जो लड़का बोलेगा वही होगा। और लड़का क्या बोलेगा लड़का मतलब लड़के की हाँ या लड़के की ना पे सब कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन हमने होली पर एक बार बात करी थी ना, मम्मी ने बात करवाई थी। उसके बीच मतलब फेब में आपके घर वाले आए थे और बीच में फिर मार्च में जब होली पड़ी ना, तो एक कहते नहीं कि जो कनेक्शन होता है, जो रिश्ता होता है ना, ऊपर से जुड़कर आता है। हमने होली में जब फर्स्ट टाइम बात करी थी तो मम्मी ने बात कराई कि भाई होली है, तुम होली विश कर दो। तो इन्होंने, हालांकि बहुत ज़्यादा बात नहीं, मुश्किल से 2-3 मिनट ही बात हुई थी, बट वो 2-3 मिनट में ना इतना अपनापन सा लगा, मतलब अंदर से ऐसा लगा जैसे कि बट इनके आने के बाद मैं गलत नहीं बोलूँगा, कभी हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी और कभी हमने सोचा भी नहीं कि आज नहीं यार हमें सैलरी का वेट करना पड़े या मंथ एंड का वेट करना पड़े। ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। वो चीज़ नहीं होती कि हमें भगवान का शुक्र करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए कि हम उनमें से हैं, कि हम देने वालों में से हैं, लेने वालों में से नहीं है। यस। तो उसके लिए ऊपर वाले को बहुत बहुत धन्यवाद है जो उसने ऐसा बनाया। खैर, हमारा टॉपिक लव मैरिज अरेंज मैरिज का था और हम कहीं और चले गए। सो गाइज, यहाँ पर फिर इनके पापा ने मतलब ये डाल दिया सारा कुछ इनके ऊपर। उनके देखने के 3 महीने बाद ये देखने आए कि अब इन्होंने देखना है और जो लड़का बोलेगा वही होगा। और लड़का क्या बोलेगा लड़का मतलब लड़के की हाँ या लड़के की ना पे सब कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन हमने होली पर एक बार बात करी थी ना, मम्मी ने बात करवाई थी। उसके बीच मतलब फेब में आपके घर वाले आए थे और बीच में फिर मार्च में जब होली पड़ी ना, तो एक कहते नहीं कि जो कनेक्शन होता है, जो रिश्ता होता है ना, ऊपर से जुड़कर आता है। हमने होली में जब फर्स्ट टाइम बात करी थी तो मम्मी ने बात कराई कि भाई होली है, तुम होली विश कर दो। तो इन्होंने, हालांकि बहुत ज़्यादा बात नहीं, मुश्किल से 2-3 मिनट ही बात हुई थी, बट वो 2-3 मिनट में ना इतना अपनापन सा लगा, मतलब अंदर से ऐसा लगा जैसे कि सो फ्रेंड्स, इस केमियाओं के चक्कर में वीडियो में पॉज करना पड़ा था। तो जब मैं, हमारा जो फर्स्ट कॉल हुआ था वो हुआ था होली में, पहली बार हमने बात की थी। कहते हैं ना, जब रिश्ता कहीं बनने वाला होता है तो एक अपनापन आपको आ ही जाता है। हमने फर्स्ट टाइम होली में बात की थी और जबकि इन्होंने बहुत कम बात की थी, बहुत थोड़ी सी बात हुई थी हमारी, लेकिन उस बात में जो एक फीलिंग होती है ना, जो उस बात के पीछे, वो इतनी पॉजिटिव थी, इतनी स्ट्रांग थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब किसी से हम फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं। मतलब एक बस ये था कि हाँ भाई ये मेरे दोस्त की लड़की है, इनको पता था कि ये मेरे पापा के दोस्त की बेटे बेटे हैं। इन्होंने तो मेरा इसी- नंबर भी सेव किया था अंकल की बेटी के नाम से, और वो अंकल की बेटी करीब 2-3 महीने तक इसी नाम से मेरा नंबर भी सेव था, आफ्टर मैरिज भी इवन। देन चेंज हो गया। चेंज क्या होगा गाइस, इन्होंने मार मार के करा दिया चेंज। मैंने नहीं मार के चेंज कराया। सो फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ हमारी बातचीत हुई। उसके बाद ये मतलब होली में बात होने के बाद 1-2 बार बीच में और हमारी बात हुई थी। फिर उसके बाद जून में आप मुझे देखने आए थे, और देखने आए थे तो देखने आने से पहले ही हमें पता था कि मतलब फाइनल है, क्योंकि तो ऑलमोस्ट फोन पे बात हो गई थी फोन काफी। पे हमारी बात हुई। और देखिए एक चीज होता है सिंक्रोनाइजेशन, अगर आपकी क्वालिटीज, आपके लाइक्स डिसलाइक्स का एक बार सिंक्रोनाइजेशन हो गया, जिसको हम अपने कल्चर में गुण कहते हैं, जैसे 36 गुण हो गए या 15, 20, 26 गुण हो गए, वैसे ही आपका सिंक्रोनाइजेशन अगर किसी के साथ हो गया तो इरिस्पेक्टिव ऑफ उसका फेस या उसका फिजिक, आप उसके साथ पूरी लाइफ बिताने का डिसीजन ले सकते हो बड़ी इजीली, क्योंकि आपके लाइक्स, आपका बिहेवियर, आपकी बाकी चीज़ें एक दूसरे से सिंक हो रही हैं और लाइक हो रही हैं, मैच हो रही हैं। नहीं, इतनी ज़्यादा मैच हो रही थी, मतलब Yes. एक टाइम पे सच में ऐसा डर लगता था कि कहीं किसी भी रीज़न से अगर शादी नहीं होती है
तो वो शायद हमें बहुत बड़ा झटका लग जाता, क्योंकि एक टाइम ऐसा आ गया था जब हम लोग मेंटली प्रिपेयर हो चुके थे कि मतलब अब तो ये रिश्ता होना ही होना है, इवन देखने से पहले जब हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं था। हालांकि थोड़ी बहुत नोक झोंक होती रहती थी, लड़ाई वड़ाई होती रहती थी। हाँ, कि But- कभी कभी कि नहीं मुझे करना ही नहीं है, आर्मी वाले से तो मुझे बिल्कुल नहीं करना है। तो इनका भी वही बोलना है कि हाँ मैंने भी नहीं करनी, मैंने तो सोचा ही था कि मैंने शादी नहीं करनी, बट वही चीज़ है ना कि ऊपर वाले ने तो फिक्स कर दिया था कि हाँ होनी होनी है। तो वो वाला मैग्नेट वाला होता है ना कि जितना आप दूर जाओगे फिर उतना ही पास आओगे, तो वो वाला सीन चल रहा था। तो फाइनली जो है हमने जून में जो भी देखना दिखाना हुआ, और वो झटपट से 10 से 15 मिनट के अंदर भी हाँ भी हो गया, घर वाले भी समझ गए, और इस तरह से हमारी शादी जो है फिक्स हो गई। और फिर सारा कार्यक्रम जो है 1 बाय 1 आगे बढ़ता चला गया। एंड फाइनली बकरा हलाल हो गया है, हलाल हो गया, बकरा खुश हो गया, बकरे को मुक्ति मिल गई अलग अलग लड़कियां देखने से, यहाँ वहाँ भटकने से। Yes, ये तो और सही बात है। गाइस अगर प्योर आपने मन बना लिया नहीं करने का तो बिल्कुल मत करिए, एंड अगर मन बनाया है कि हाँ भाई करनी है तो फटाफट से कर डालिए। जितना ज़्यादा आप इससे पढ़ेंगे उतना आपका भी दिमाग खराब होगा, घर वालों का भी होगा। एक जो चीज़ फैक्ट है फ्रेंड्स कि आज के टाइम में लड़का लड़की दोनों का, जैसे आजकल लोगों की बड़ी नई नई थिंकिंग है ना कि भाई शादी तो हमें 30 के बाद करनी चाहिए, 35 में करनी चाहिए, 32 में करनी चाहिए, मतलब 30+ होने के बाद करनी चाहिए। तो जो हमारा एक्सपीरियंस है कि ये बिल्कुल गलत है ना। शादी अगर आप सही एज में करते हो तो आपका हर चीज़, आपका स्टेप बाय स्टेप आप जब लाइफ में आगे बढ़ते हो ना तो सारा सिस्टम सही चलता है। यस, जो आइडियल एज जो हमारे कल्चर में भी है, जो हिंदू कल्चर में मानी गई है, वो 20 से 26 के अराउंड मानी गई है। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते तो मैच्योरिटी ज़्यादा आती जाती है, एंड हर साइड से, चाहे वो मेंटली हो चाहे फिजिकली हो, दिक्कतें आती हैं। एंड जो आइडियल एज है वो 26 तक ही है। हाँ, मैक्सिमम मतलब लास्ट आप ये ठीक हमारा है एक्सपीरियंस अभी, कहता है। हाँ अभी आपको एजुकेशन को लेकर के चलना होता है कि Yes. हमें ये पढ़ना है वो पढ़ना है, सारी तैयारी करनी है। फिर भी स्टिल आप 20 साल में आपका कॉलेज वगैरह सब फिनिश हो जाता है, आप 4 से 5 साल दीजिए, बट एक लास्ट लिमिट जो होती है वो 25 को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने का मत सोचिए। स्पेशली जो लोग 30+ होने पर मैरिज करते हैं, एक बार सोच कर देखो यार, आप 30+ पे मैरिज करते हो, आप 31 32 पर आपका बेबी होता है, आप जब 50 साल के हो जाओगे तो आपका बच्चा सिर्फ मात्र कितने साल का होगा? 20 साल का। 18 साल 20 साल का बच्चा आपका है, अब वो बेचारा तो सिर्फ स्कूलिंग ही अपनी खत्म कर पाया है ना। और आज की जो जनरेशन है, हम लोगों की जो जनरेशन है, इस टाइम के जो हम लोग हैं, हमारी जो एज है, 50 साल में हम लोगों का क्या ही होने वाला है। सो फ्रेंड्स, हमारा तो यही सजेशन है कि जो मैरिज है वो ऑन टाइम होनी चाहिए, उसका जो मैक्सिमम ड्यूरेशन हो 25-26 तक है ना, लास्ट ऐसा होना चाहिए, तो हर चीज़ सही चलेगी, प्रॉपर हमें चलती है। मेंटली और फिजिकली दोनों आपका हाँ, बॉडी मेंटेन होते सपोर्टिव हो, होती फिट है। होते हो, यस एग्जैक्टली। लड़कियां भी फिट होती हैं और लड़के फिट होते हैं। बाकी हमारा सिर्फ सजेशन है, बाकी आपकी ऑन चॉइस है। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, बड़े बिजनेस की प्लानिंग करो, बड़ी कुछ चीज़ों की आप प्लानिंग कई करो। लोग होते हैं जो प्रिपरेशन करते हैं बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, हाँ, तो ऑलमोस्ट उनके पास 5 to 6 years प्रिपरेशन करते हैं, टाइम हो ही जाता हो है, ही सही जाता बात है है। exactly। तो वो फिर वहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी जो है आपको जॉब की देनी नहीं, चाहिए इस इसीलिए टाइम मैंने पे। यहाँ पर ऐड किया कि ये Yes. हमारा सिर्फ सजेशन है, और हमारा अगर आपको- पर्सनल हाँ, एक्सपीरियंस और है। अगर आपको बिफोर 25 जॉब मिल जाती है तो फटाफट कर देनी चाहिए, इतनी सोचना नहीं चाहिए, तुरंत कर देनी चाहिए शादी। हाँ, बहुत ज़्यादा सोचने में कुछ रखा नहीं है, और लास्ट में वो जो पूरा चक्रव्यूह जैसे पृथ्वी गोल है, वैसे ही शादी की जो सारे स्टेप्स है ना वो बिल्कुल कॉमन है, सभी को उस दौर से गुजरना है, तो बहुत ज़्यादा डिले करके कुछ मिलने वाला फायदा नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा, हमारी जो रियल स्टोरी थी वो आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही कुछ इत्तेफाक अगर आपकी शादी में भी हो तो आप मुझे कमेंट में शेयर ज़रूर करना। जल्दी 1-2 दिन के अंदर हमारा पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें हम बाकी की जो मेमोरीज हैं वो शेयर करेंगे आपके साथ। बहुत ही बड़ा आपको एक ऐसी चीज़ मैं बताने वाली हूँ जो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, बहुत ही खतरनाक। मतलब आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज तो आप सिर्फ यही सोचते हो शादी होगी, ये होगा वो होगा, हम तैयार होंगे, मेकअप करेंगे, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आफ्टर मैरिज जो लाइफ में टर्निंग आती है ना वो बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट्स आते हैं। ये मान के चलिए कि बिफोर लाइफ जो होती है वो आप एकदम नॉर्मल इनर्ट गैस होते हैं, एंड आफ्टर लाइफ क्या होता है उसमें ना सोडियम की तरह होता है, जैसे सोडियम को पानी में डाल देते ना, सेम उसी टाइप की अनस्टेबिलिटी आ जाती है। एग्जैक्टली तो वो स्पेशली जो अभी न्यूली मैरिड कपल हैं उनके लिए हमारा जो नेक्स्ट वीडियो बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है लाइफ में जब आप ये सोच लेते हो कि नहीं अब हमें शादी को चलाना ही नहीं है, अब बस यहीं से वापस बैक गियर मारना है, उस टाइम की हम बात करेंगे। और अगर ऐसा कहीं भी नेक्स्ट वीडियो आने से पहले अगर आपने हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं भी देखा तो भी आपको ये सजेशन है, कभी आपको लाइफ में अगर ऐसा लगे कि अब अपनी शादी को आप आगे नहीं बढ़ा सकते हो, अब आप नहीं चल सकते हो ना, तो चुपचाप से 2 दिन 4 दिन शांत बैठ करके आप सोचना
किसकी कहाँ पर क्या गलती है और किस चीज़ को कैसे आप ख़त्म कर सकते हो गाइस। ये सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक लंबी सी सांस लो और आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाओ। नहीं, जैसे कुछ लोग बहुत झटपट से डिसीजन ले लेते हैं ना कि नहीं अब नहीं चलाना, यस, उन लोगों के लिए मम्मी के guys, पास चले जाना है, जो पापा हमारे के पास चले एक्सपीरियंस से जाना है। बहुत काम का है। आप जरूर देखिएगा कि अगर ऐसी सिचुएशंस आती तो आपको क्या करना उस टाइम पे। आपको शांति से बैठकर सोचना है और हमेशा एक ही आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे अपनी मैरिज लाइफ को लाइफ के एंड टाइम तक लेकर के जाना है किसी भी तरीके से और उसे अच्छा बनाना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई मस्ती के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय बाय। माऊ भी शो